हरिपुर नामक शहर में पप्पू का ढाबा नाम का एक मशहूर ढाबा था। ये ढाबा इतना मशहूर था कि आसपास के सभी लोग खाना खाने के लिए आते थे। उस ढाबे का खाना जो एक बार खा लेता तो उसका स्वाद भूल नहीं पाता। अगर कोई भी उस गांव में किसी भी काम से आता तो उस ढाबे का खाना खाए बगैर नहीं जाता। जितना ही वो ढाबा दिन पर दिन मशहूर होता जा रहा था, उतना ही उस ढाबे के मालिक का भी घमंड बढ़ता जा रहा था। अगर ढाबे का खाना बच जाता तो उसे उस खाने को फेंकना मंजूर था, लेकिन किसी जानवर या भूखे भिखारी को मुफ्त में देना मंजूर नहीं था। एक दिन की बात है, एक भिखारी उस ढाबे के पास से जा रहा था। वो काफी भूखा था। उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था, तो वो ढाबे के मालिक के पास गया। मालिक, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। अरे जा जा, आगे जा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दे दो खाने को, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है बाबूजी। सुबह सुबह पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के, सारा दिन खराब कर दिया। रामू, ओ रामू, इसे बाहर तो निकाल। रामू भिखारी को ढाबे से धक्के मार मार कर निकाल देता है, पर मालिक को भिखारी के ऊपर जरा भी दया नहीं आती और भिखारी भूख के मारे बेहोश हो जाता है। मालिक, ये तो बेहोश हो गया है, तो मैं क्या करूं? इसे तू दुकान के सामने से हटा, ग्राहक के आने का टाइम हो रहा है। जी मालिक। मालिक, मालिक, लगता है ये मर गया। अरे ये क्या बोल रहा है? मालिक, मैं सही बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, इसे जो ढाबे के पीछे कुआं है उसमें फेंक दो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जी मालिक। रामू, किसी को कुछ पता तो नहीं चला? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मालिक। आज का तो दिन ही खराब गया। और कोई ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल सभी टाइम पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पैसे काट लूंगा। जी मालिक। मालिक अपने सभी नौकरों को छुट्टी देकर वो भी अपने घर चला जाता है। मालिक को रास्ते में ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। तभी मालिक रुक जाता है और पीछे देखने लगता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अरे मेरा वहम होगा। और वो चलने लगता है। तभी उसे अचानक कोई जोर से थप्पड़ मारता है। वो अपने चारों ओर देखता है, पर कोई नहीं था। वो जल्दी जल्दी चलने लगता है और अपने घर पहुँच जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। जी अभी लाई। जैसे ही पत्नी खाना लेकर आती है, तभी भिखारी भूत उसकी पत्नी को जोर से धक्का देता है, जिसके कारण पत्नी के हाथ से सारा खाना गिर जाता है। अरे भाग्यवान, ये क्या किया? सारा खाना गिरा दिया। जी पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। आज का तो सारा दिन ही खराब गया। अगली सुबह मालिक अपने ढाबे पर काउंटर पर बैठा होता है। तभी एक ग्राहक आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर देता है। रामू, जल्दी से खाना लेकर आओ। ये कैसा खाना है, इतना तीखा? क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है? ये कैसा खाना है? रामू, ओ रामू, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है? मालिक, पता नहीं कैसे हो गया, खाना तो अच्छा ही बनाया था। आज भी मालिक की कोई कमाई नहीं हुई थी और सारा खाना ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ये देखकर भिखारी बहुत खुश होता है। अगले दिन मालिक अपने नौकर से कहता है, आज ऐसा खाना बनाना कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। और सभी नौकर और रामू खाना बनाने में लग गए। खाना बनकर तैयार हो जाता है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। रामू, जल्दी से खाना लाओ भाई। वाह 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 वाह, खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। ग्राहक जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है, तभी उसकी थाली से अचानक रोटी गायब हो जाती है। अरे रोटी कहाँ गई? अभी तो थी। वो डर जाता है। वो रामू का आवाज लगाता है। रामू, रामू। जी साहब, क्या हो गया साहब?
अरे रामू, मेरी रोटी गायब हो गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है साहब, आपका ये सारा करा धरा भूतिया भिखारी का था। वही सब ग्राहकों को परेशान और डरा रहा था। ग्राहक डर के मारे भाग जाता है। ढाबे के मालिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। ऐसा रोज का काम हो गया और दिन पर दिन ढाबे के मालिक की कमाई कम होने लगी। एक दिन की बात है, शहर से कुछ लोग गांव की तरफ जा रहे थे। उन्हें पप्पू का ढाबा दिखाई दिया। उन्होंने उस ढाबे का नाम काफी सुन रखा था, तो वो ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक गए और वो खाने का ऑर्डर करते हैं। रामू खाना लेकर आता है तो वो खाना खाने बैठते हैं तो उनकी शाही पनीर की सब्जी चिकन की सब्जी में बदल जाती है, जिसे देख वो घबरा जाता है। वो जैसे ही पीने के लिए पानी का ग्लास उठाते हैं तो भूतिया भिखारी सारा पानी उनके सिर पर डाल देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत, अरे इस ढाबे पर तो भूत है। और वो वहाँ से भाग जाता है। देखते ही देखते ढाबे पर रोज अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग उस ढाबे को अब भूतिया ढाबे के नाम से जानने लगे। एक दिन रात को ढाबे का मालिक जब ढाबे के गल्ले से पैसे निकालने के लिए गल्ला खोलता है तो वो देखता है कि इसमें तो एक भी पैसा नहीं है और पैसे की जगह मालिक को उस भिखारी का सर दिखाई देता है। भूत भूत, अरे ये तो वही भिखारी का सर है जिसे मैंने कुएं में फेंकवा दिया था। फिर ये इधर आया तो आया कैसे? मालिक की आवाज सुनकर ढाबे के सारे लोग मालिक के पास एकत्रित हो जाते हैं। क्या हुआ भाई साहब, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? ये देखो, हमारे गल्ले में भूत है। यहाँ उस भिखारी की खोपड़ी रखी है और उधर से पैसे गायब हैं। ये सुन सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ, तुम एक बार गल्ला खोल के देख लो, तुम्हें वहाँ एक खोपड़ी मिलेगी। वो एक भूत है, भूत। वो आदमी मालिक की बात सुनकर ढाबे का गल्ला खोलता है, पर वहाँ ना तो कोई खोपड़ी होती है और साथ ही उधर उसके पैसे रखे होते हैं। अरे क्या भाई साहब, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने नींद में कोई सपना देख लिया है। आपको आराम करने की आवश्यकता है। अरे नहीं भैया, मैंने यहाँ सच में एक खोपड़ी देखी थी। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मालिक अपनी बात सबको मनवाने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और ना ही विश्वास करता है। तभी रामू मालिक के पास आता है। मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वो भूखा भिखारी कर रहा है जिसे आपने कुएं में फेंकवाया था। वही उसके भूखे होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और इसी वजह से उसकी आत्मा हमारे ढाबे में भटक रही है और आपको दिन रात परेशान कर रही है। हाँ रामू, मुझे भी यही लग रहा है। तुम सही बोल रहे हो, पर अब इस बात का क्या इलाज है? तुम मुझे ये बताओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा और मेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा। आप चिंता ना करिए मालिक, मैं एक बाबा को जानता हूँ। मैं आपको उनके पास लेकर चलूंगा। उनके पास हमारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा। ऐसा मेरा उनके ऊपर विश्वास है। मैंने उनका काफी नाम भी सुना है। वो सबकी परेशानी दूर कर देते हैं अपनी पूजा पाठ से। रामू और उसका मालिक अगले ही दिन बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा को उधर जाकर सारी बात सच सच बताते हैं। ये तुमने क्या किया? तुमने एक भूखे भिखारी की जान ले ली। उसकी आत्मा भूख की वजह से ही तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें परेशान कर रही है। बाबा जी, हमारी मदद करो, हमसे गलती हो गई। हम कभी नहीं करेंगे आगे से ऐसा। हमें माफ कर दो बाबा। बाबा अपनी शक्ति से उस भिखारी की आत्मा को बुलाता है। मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं सबको मार डालूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा।
मुझे माफ कर दो। बाबा अपने लोटे से गंगा जल छिड़क कर उस भिखारी को मुक्त कर देते हैं और मालिक से हमेशा गरीबों को खाना खिलाने को बोलते हैं। धवलपुर नामक गांव में चंदन नाम का एक लकड़हारा अपने 8 साल के बेटे के साथ रहा करता था। चंदन बहुत ही गरीब था। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम होने पर उन लकड़ियों को गांव के बाजार में जाकर बेच आता। एक बार की बात है, चंदन लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहा होता है कि तभी उसका बेटा चिंटू चंदन से बोलता है, पिताजी, गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे भी उनके साथ स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है, आप मेरा दाखिला भी स्कूल में करा दीजिए ना। बेटा, मैं तो कब से तेरा दाखिला स्कूल में कराना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, लकड़ियाँ बेचकर भी मैं इतने पैसे नहीं इकट्ठा कर पाता हूँ कि तुझे स्कूल भेज सकूँ। तो ठीक है, जब तक आप मेरा दाखिला स्कूल में नहीं करा देते, तब तक मैं आपके साथ जंगल जाकर लकड़ियाँ काटने में आपकी मदद करूँगा। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ जंगल में नहीं ले जा सकता। अगर किसी जंगली जानवर ने तुझ पर हमला कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा? और वैसे भी तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? चिंटू अपने पिताजी की बात नहीं सुनता और उनके साथ जंगल में जाने की जिद करने लगता है। ठीक है बाबा, ठीक है, तू भी मेरे साथ जंगल चल, पर जंगल में जरा होशियार रहना, ठीक है? ऐसे बोलकर चंदन अपने बेटे चिंटू को जंगल में अपने साथ ले चलता है और वहां जाकर चंदन लकड़ियां काटने लगता है। चिंटू लकड़ियां इकट्ठा करने में अपने पिताजी की मदद करता है। इस तरह से चिंटू भी रोज अपने पिताजी के साथ जंगल जाया करता और लकड़ियां काटने में उनकी मदद कराया करता। एक दिन जब चंदन जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है तो वो अपने बेटे चिंटू से बोलता है, बेटा चिंटू, आज बहुत धूप है, ऐसा करो तुम उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ, मैं भी जल्दी से लकड़ियां काट लेता हूँ। चिंटू सामने वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और एक लकड़ी के टुकड़े से मिट्टी में गड्ढा खोदने लगता है। तभी उस गड्ढे में से एक सोने का सिक्का मिलता है, जिसे वो अपने पिताजी को दिखाता है। फिर चंदन उसी गड्ढे को और गहरा करने लगता है तो उसे उसमें से कुछ और सोने के सिक्के मिलते हैं। अरे वाह पिताजी, हमारे तो मजे आ गए, देखो तो ये सोने के सिक्के कैसे चमचमा रहे हैं। फिर चंदन और चिंटू सिक्के लेकर घर आ जाते हैं और उन सिक्कों को बेचकर वो भी अमीर हो जाते हैं। पिताजी, अब तो हम बहुत पैसे वाले हो गए हैं, अब तो आपको जंगल जाकर लकड़ियाँ काटने की भी जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं लकड़ियाँ काटना नहीं छोड़ सकता। ऐसे बोलकर चंदन और चिंटू दोनों लकड़ियां काटने जंगल जाते हैं। तभी चंदन का बड़ा भाई मोहन और उसकी पत्नी नेहा चंदन के घर आते हैं और चंदन के घर को देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजी, ये चंदन रातों रात इतना पैसे वाला कैसे हो गया? एक दिन था इसके घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे और आज देखो तो जरा, इसके घर की तो रूपरेखा ही बदल गई। अरे जरा जाकर पूछो तो सही उससे कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? अरे भाग्यवान, ऐसे बोल रही हो जैसे मैं उससे पूछूंगा और वो सब मुझे बता देगा, हैं? अरे छोटा भाई है आपका, अगर ना बताए तो 2 रखना उसके कान के नीचे, फिर देखना कैसे कुछ नहीं बकता वो। अरे हमें भी तो पता चले कि उसके पास एकदम से इतना सारा पैसा आया तो आया कहाँ से। फिर मोहन भी जंगल के अंदर जाता है और देखता है कि चंदन लकड़ियां काट रहा है। अरे चंदन, तू यहाँ? मैं कब से तुझे ही ढूंढ रहा था। अरे चंदन, एक बात तो बता, तेरे पास आखिर इतने पैसे कहाँ से आए जो तू इतना अमीर बन गया है? मगर चंदन मोहन को सोने के सिक्के वाली बात नहीं बताता और लकड़ियां काटने लगता है। मोहन गुस्से में आकर चंदन से उसकी कुल्हाड़ी छीन लेता है। तो तू ऐसे नहीं बताएगा, रुक, अभी मैं तुझे तेरी ही कुल्हाड़ी से काट देता हूँ। या तो तू मुझे बता कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, नहीं तो मैं तुझे और तेरे बेटे को काट कर इसी पेड़ पर लटका दूंगा।
चंदन के कुछ ना बताने पर मोहन गुस्से में आकर चंदन और चिंटू को कुल्हाड़ी से मारकर उन दोनों को पेड़ से लटका देता है और वहां से भाग जाता है। मरने के बाद चंदन और चिंटू दोनों एक डरावने भूत बन जाते हैं और उसी पेड़ पर रहने लगते हैं। एक दिन पिंटू नाम का एक आदमी उसी जंगल से निकलकर जा रहा होता है कि तभी उसे पेड़ के ऊपर से किसी बच्चे के हंसने। पिंटू जैसे ही उस पेड़ के ऊपर देखता है तो उसे पेड़ पर झूलता हुआ एक डरावना बच्चा दिखाई देता है। वो जैसे ही अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है कि तभी एक डरावना भूत उसका गला पकड़ लेता है और उसे मार कर खा जाता है। आए दिन जंगल में इस तरह से लोगों के मरने से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। अरे सरपंच जी कछु करिए, नहीं तो वो भूत एक दिन हम सभी को मार डालेगा। हाँ सच में उस पेड़ पर रहने वाले भूत और उसके बच्चे ने तो हम गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। क्या किया जाए कि वो भूत और उसका बच्चा इस जंगल से चले जाएं। ऐसा बोलकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और सभी गांव वाले अब उस जंगल के रास्ते से आना जाना बंद कर देते हैं। एक रात जंगल में पेड़ के ऊपर चंदन भूत अपने बेटे चिंटू से बोलता है, इन सभी गांव वालों को क्या हो गया है? कई दिनों से एक भी गांव वाला इस जंगल के रास्ते से नहीं गुजरा है। हाँ पिताजी, आप सही बोल रहे हो। पिताजी, मुझे तो बहुत भूख लगने लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। अरे अगर ये गांव वाले इस जंगल के रास्ते से नहीं निकलते तो क्या हुआ? तो क्यों ना हम दोनों ही गांव चलें? हाँ पिताजी, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर वो दोनों हवा में उड़ते हुए गांव की तरफ जाते हैं। गांव में कुछ लोग खड़े होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर भूत और उसके बच्चे पर पड़ती है। अरे मर गए रे मर गए, ये पेड़ पर रहने वाला भूत और उसका बच्चा तो हवा में उड़ते हुए हमारे गांव की तरफ ही आ रहे हैं। अरे सभी को अपनी जान प्यारी है तो जल्दी भागो यहाँ से। फिर सभी गांव वाले भूत से डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। अरे मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? फिर भूत गगन को पकड़ लेता है और फिर भूत और उसका बेटा गगन को मारकर खा जाते हैं और वापस जंगल में जाकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। भूत के जाते ही सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सरपंच जी से बोलते हैं, सरपंच जी कछु कीजिए। अरे अब तो ये कमबख्त भूत और उसका बेटा हमारे गांव में भी घुस आए हैं। जरा देखो तो बेचारे गगन का क्या हाल कर दिया है उस भूत ने। इस भूत और उसके बच्चे को उस पेड़ से भगाना हम आम आदमियों के बस की बात नहीं है। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, अब तो वही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर सरपंच जी तांत्रिक बाबा को बुलवाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर सरपंच जी गांव के कुछ लोगों को और तांत्रिक बाबा को जंगल के अंदर ले जाते हैं। यही है वो पेड़ जिस पर भूत और उसका बच्चा रहता है। तांत्रिक बाबा मंत्रों की ताकत से भूत और उसके बच्चे को बुलाता है। अच्छा, वो ही है वो भूत जिसने गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। फिर तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और अपने झोले से भभूत निकालकर भूत पर फेंकते हैं। अरे ओ तांत्रिक, ये क्या कर रहा है तू? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, जो तू यहाँ मरने के लिए चला आया है। सीधे तरीके से इस पेड़ को छोड़कर यहाँ से दूर कहीं और चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। नहीं तो मैं तुझे इस भभूत से अभी के अभी भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, हमें भस्म मत करना, हम इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मगर क्यों नहीं जा सकते? ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इस पेड़ को नहीं छोड़ सकते? फिर भूत तांत्रिक बाबा को सारी बात बताता है। तो तुम वो लकड़हारे चंदन और चिंटू हो। हे भगवान, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम दोनों को मारकर इसी पेड़ से लटका दिया था।
ये तो बहुत ही बुरा किया उसने तुम दोनों के साथ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस मोहन को फांसी की सजा जरूर दिलाऊंगा। फिर उसी दिन सरपंच जी मोहन को उसके घर से पकड़कर ले आते हैं और मोहन को अपने भाई और उसके बेटे को मारने के जुर्म में फांसी दे देते हैं। भूत भी अपने किए वादे के अनुसार उस पेड़ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने बेटे के साथ कहीं दूर चला जाता है।